Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your Pakistan Studies lecturer, Midhat Abbas. Students, we are doing questions of chapter 6, which is History of Pakistan part 2. हमने subjective questions पे छोड़ा था. Let's continue with the next questions. Okay, so subjective questions में हमने question number 3 तक questions discuss कर लिए थे. Let's move on to question number 4. Write comprehensive notes on the following: Tehsil Council, Tehsil Administration, Tehsil Nazim and Naib Nazim. अब the question is asking you, सवाल आपको ये कह रहा है कि आप खोल के बयान करें ये 3 sections: तहसील काउंसिल, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील नाजिम एंड नाइब नाजिम. इससे पहले याद कीजिए कि ये हिस्सा किस चीज का है. एक्सीलेंट, ये लोकल गवर्नमेंट प्लान का हिस्सा है जिसमें तहसील काउंसिल कम्स एट द 3rd लेवल. अब सबसे पहले आपने इसमें ये एक्सप्लेन करना है कि तहसील काउंसिल क्या है. ऑब्वियसली आप सबसे पहले ये बताओगे कि तहसील काउंसिल जो है वो लोकल गवर्नमेंट प्लान का हिस्सा है और ये 3रे लेवल पे आता है. फिर उसके बाद आप ये बताओगे कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन किस में डिवाइडेड है. सो यस, नाजिम, नाइब नाजिम, काउंसिल एंड एडमिनिस्ट्रेशन. फिर आप बात करोगे कि जो नाइब नाजिम है और जो नाजिम है तहसील का, उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एटलीस्ट मैट्रिक है, कि उसको एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन किया होना चाहिए. इनकी सीट्स के बारे में अगर आप डिस्कशन करो तो 33% सीट्स विमेन की हैं, 33% औरतों की, 5% किसानों की, फार्मर्स, और 5% माइनॉरिटीज की, और 5% ही माइनॉरिटीज की है. इसके अलावा जनरल लोग और मेल्स कैन कॉन्टेस्ट ऑन द रिमेनिंग सीट्स. मूविंग ऑन, ये जो तहसील नाजिम और नाइब नाजिम है ये इलेक्ट किए जाते हैं यूनियन काउंसलर से, इलेक्टेड बाय यूनियन काउंसलर्स प्रेजेंट इन तहसील. तहसील नाजिम वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड. जो तहसील नाजिम है वो तहसील गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है. नाइब नाजिम्स ऑफ द यूनियन काउंसिल्स वर इंक्लूडेड इन तहसील काउंसिल, और जो यूनियन काउंसिल के नाइब नाजिम होते हैं उनको भी तहसील काउंसिल में इंक्लूड किया जाता है. उसके अलावा देयर इज अ तहसील म्युनिसिपल ऑफिसर. ये वो ऑफिसर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को डील करता है. इसके अंडर भी जो है वो ऑफिसर्स होते हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डील करते हैं. उन डिपार्टमेंट्स में आप कह सकते हो बजट, फाइनेंस, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, प्लानिंग, टैक्सेस, ये ऐसी बेसिक चीजें जो तहसील गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो सब इन ऑफिसर्स के अंदर आती हैं. और ये सारे ऑफिसर्स रिपोर्ट करते हैं तहसील म्युनिसिपल ऑफिसर को, और ये TMO जो है ये रिपोर्ट करता है टू तहसील नाजिम. इस तरह आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है इन तीनों सेक्शंस के हर एक पार्ट को, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. द 5th क्वेश्चन इज नरेट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ मियां नवाज शरीफ गवर्नमेंट. मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के जो मेन इवेंट्स हैं वो आपने एक्सप्लेन करने हैं, एंड यू हैव टू टेल देम इन डिटेल कि कौन सा किस ईयर में हुआ और किस तरह हुआ. इफ यू गो ओवर दीज पॉइंट्स तो ये वो सारे इवेंट्स हैं जो नवाज शरीफ की दोनों गवर्नमेंट्स में हुए. Remember, Nawaz Sharif was elected the Prime Minister 3 times, but we have discussed the 2 times tenure, और उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, जिनमें सबसे पहले आती है एग्रीकल्चरल पॉलिसी. एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो कि 1991 में हुई, जिसमें 10 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए थे एग्रीकल्चर के लिए. प्राइवेटाइजेशन कमीशन, जिसमें बहुत सारी कंपनीज, इंडस्ट्रीज, बैंक्स इन सबको प्राइवेटाइज किया गया. वाटर डिस्प्यूट, जब प्रोविंसेस, सूबों के दरमियान ये तनाज़ा चल रहा था कि जो इंडस वाटर है या इंडस रिवर का जो पानी है उसको किस तरह डिवाइड किया जाए, वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने सॉल्व किया. बैतुल माल 1992 में उन्होंने फॉर्म किया. फॉरेन पॉलिसी कि किस तरह पाकिस्तान को इंटरनेशनल फ्रंट पे रिप्रेजेंट किया नवाज शरीफ ने दोनों टाइम्स में, और किस तरह क्या स्टेप्स उठाए विच वर फेवरेबल. इंडिया के साथ उनका कैसा रिलेशन था, बाकी मुल्कों के साथ कैसा था. उसके बाद नेशनल प्लान्स में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए जो प्लान्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें येलो कैब थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी. देन रिटायर्ड डेट एंड अडोन द कंट्री. रिटायर्ड डेट एंड अडोन द कंट्री में असल में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने ये किया था कि अपनी कौम से मदद मांगी थी, क्योंकि पहले वो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF से जो है वो कर्जा ले चुके थे, और IMF को कर्जा रिटर्न करने के लिए उनको पैसे चाहिए थे. अब जब ये उन्होंने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की तो इस गवर्नमेंट ने कौम को कहा कि आप हमें पैसे दें जिसके जरिए हम अपना डेट उतार सकें, और ऐसा हुआ. और अप्रोक्सीमेटली ₹17 बिलियन जो थे वो रिटर्न किए गए थे IMF को. फिर राइट्स ऑफ वोट टू पाकिस्तानीज अब्रॉड, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी नेशनल थे लेकिन बाहर रहते थे, उनको ये आज़ादी दे दी गई कि वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं. फिर सेंसस ऑफ 1998, मर्दमशुमारी जो 1998 में हुई. एजुकेशनल पॉलिसी जिसमें ये डिसाइड किया गया कि बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए जाएंगे.
Atomic blast. The most important event was the atomic blast, where Pakistan proved to the whole world that Pakistan is a nuclear power, जिसमें 7 blast किए गए थे चगई हिल्स में बलोचिस्तान में, और उसकी याद में every year 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है. So yes, this was the most important development, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये प्रूव किया था कि their defense system is very strong. It became the first Islamic world to be the nuclear power and the 7th country to become the nuclear power. फिर लाहौर डिक्लेरेशन जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी बस के थ्रू, जो बस सिस्टम चला था कि इंडिया से बसेस आई थी वाघा बॉर्डर, और वाघा बॉर्डर से फिर पाकिस्तानी भी जो हैं वो इंडिया क्रॉस करके गए थे. कारगिल, द सिचुएशन विच टुक प्लेस इन 1999, जो कि वॉर की शेप ले रही थी, जिसको बिल क्लिंटन ने इंटरवीन करके खत्म करवाया था. सो यस, आपने दोनों गवर्नमेंट्स के जो हैं वो डिस्कस करने हैं डिटेल में इवेंट्स, बट डोंट फॉरगेट कि आपने इनको गवर्नमेंटल हिसाब से करना है. मगर अगर पहली गवर्नमेंट में फ्रॉम 93 टू ऑनवर्ड्स जब हुई थी तब भी, और उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट थी, सो आपने हर इवेंट को उस गवर्नमेंट के ईयर के हिसाब से डिस्कस करना है. डोंट मिक्स देम अप. सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, वेयर यू हैव टू नरेट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कि जो जो अहम फैसले और जो जो अहम कदम नवाज शरीफ ने अपनी गवर्नमेंट्स में उठाए उनको आपने डिटेल में बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट. अब हमने बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे और जो इंपॉर्टेंट इकदाम बेनजीर भुट्टो ने किए फॉर द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, आपने उनको बयान करना है. सो यस, डिसोल्यूशन ऑफ बलोचिस्तान असेंबली. बिफोर मूविंग ऑन, जस्ट रिमेंबर कि नवाज शरीफ की तरह बेनजीर की गवर्नमेंट भी 2 दफा आई थी, और आपने दोनों दफा की गवर्नमेंट को अलग अलग डिस्कस करना है. सो यू हैव टू स्टेट बेनजीर फर्स्ट गवर्नमेंट फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, एंड देन द सेकंड गवर्नमेंट. इस पे पूरा एक लेक्चर है जो कि मैंने ये सारी डिटेल डिस्कस की हुई है. यू कैन पॉज द वीडियो, गो बैक टू द लेक्चर, रिकॉल एंड देन कम बैक अगेन. हाउएवर, डिसोल्यूशन ऑफ बलोचिस्तान असेंबली, पहला जो था इंपॉर्टेंट इवेंट वो ये हुआ था जिसमें बेनजीर भुट्टो ने बलोचिस्तान असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था, क्योंकि जो उनका हेड था उसको अप्रूवल नहीं मिल रही थी बाकी मेंबर्स से. फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे गुलाम इसाक खान. देन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में दोबारा इनरोल किया था पाकिस्तान ने 1989 में. फॉरेन पॉलिसी में जो स्टेप्स उठाए बेनजीर ने कि ईरान और टर्की में विजिट्स पे की, मुस्लिम कंट्रीज के साथ पाकिस्तान का रिलेशनशिप बेहतर किया. सोशल वेलफेयर के लिए जो प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, जो स्कीम्स स्टार्ट की गई. फिर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में कराची फ्लाईओवर, लाहौर बाईपास. प्लान्स फॉर फार्मर्स एंड वुमेन, ये वो प्लान्स थे जिनमें विमेन के लिए स्पेशल लोन्स और स्पेशल स्कीम स्टार्ट की गई. हेल्थ के लिए उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, फार्मर्स के लिए किए गए. मूविंग ऑन, 8 5-year प्लान, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए मुल्क की 5-year प्लान स्टार्ट किया गया. कश्मीर इशू के फ्रंट पे जो है वो कुछ अचीवमेंट हुई. फिर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की चेंजेस. ये सब वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट में हुए थे. आपने हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करना है और अलग हेडिंग के साथ एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन. 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के मेन इवेंट्स या मेन एस्पेक्ट्स आपने वो एक्सप्लेन करने हैं. एज यू कैन सी हियर, आई हैव रिटन मेनी ऑफ देम. प्रीएम्बल में आप ये बताएंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसको फॉलो करती है. तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को फॉलो करती है जो 1949 में पास हुए थे, which actually stated that the authority is of Allah Almighty. Then written constitution, it was a written document जो कि 280 articles पे था. इससे पहले जो constitution थी that was of 252 articles. तो इसमें articles add किए गए थे. Federal constitution थी कि पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है, इसके 4 provinces हैं, and then it has the tribal areas जो कि federally administered हैं. It was a semi-rigid constitution. Semi-rigid वो इसी तरह थी कि इसमें flexibility इतनी थी कि इसमें change करना ना तो बहुत ज़्यादा आसान था और ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. So it was semi-rigid और 2/3 of the members had to agree for a change. For example, अगर चाहते हैं कि एक clause change हो जाए तो 2/3 हिस्से के जो members हैं उनको उससे agree करना पड़ेगा. National language उर्दू. Islamic constitution थी that everyone should follow the Islamic way of life. Independent judiciary, और जो judiciary थी वो independent थी, वो किसी के अंडर influence नहीं थी, और judges जो हैं वो इंसाफ जो है वो हर एक को एक हिसाब से दिया जाएगा जो कि according to law होगा. पार्लियामेंट्री सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन थी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था. सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट या उसके रूल को तोड़ेगा या उसके अगेंस्ट कोई काम करेगा तो उसको सख्त सजा दी जाएगी. बाई कैमरल कॉन्स्टिट्यूशंस, इसमें 2 हाउसेस थे, सेनेट और नेशनल असेंबली. सो यू हैव टू एक्सप्लेन एवरी पॉइंट इन डिटेल और हर एक को आपने डिटेल में लिखना है. अगर आप डिस्कस करेंगे बाई कैमरल कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने उसमें बताना है कि नेशनल असेंबली के कितने मेंबर्स हैं,
سینٹ کے کتنے ممبرز ہیں, کس کے پاس رولز بنانے کا رائٹ ہے. سو یو ہیو ٹو ڈسکس ایوری تھنگ ان ڈیٹیل. The last question of the subjective part is explain the following: Jihad Afghanistan and the nationalization of industries in Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto period. اب ان دو پوائنٹس کو اور ان دو سیکشنز کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے, کھول کے بیان کرنا ہے. جہاد افغانستان کی اگر بات کی جائے تو یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دا رشین انویژن آف افغانستان, کہ جب رشیا کی فورسز نے افغانستان میں حملہ کر کے وہاں پہ قبضہ کر دیا تھا. سو رشین فورسز انویڈیڈ ان 1979, 1979 میں ان لوگوں نے حملہ کیا تھا اور افغانستان میں جہاد کا اعلان ہو گیا تھا, اور افغانستانیوں نے یا جو افغان لوگ تھے ان لوگوں نے پورے طریقے سے جو ہے وہ مقابلہ کیا تھا رشین فورسز کا. سو اٹ واز دا بگننگ آف جہاد. افغانستان کو پوری مورل سپورٹ ملی تھی پاکستان سے, پلس جو ریفیوجیز تھے ہزاروں کی تعداد میں جو افغان لوگ تھے وہ بارڈر کراس کر کے پاکستان آئے, اور پاکستان نے بینگ اے مسلم کنٹری اینڈ بینگ اے بردرہڈ کنٹری ان کو پورا استقبال کیا, ان کو الاؤ کیا کہ وہ آ کے یہاں رہیں, کیمپس میں ان کو رہنے کی جگہ دی, ریفیوجی. اینڈ دس کنٹینیوڈ فار آلموسٹ 10 years. یہ 10 سال تک چلا, جس کے دوران پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے اس ایشو کو ریزالو کرانے کی کوشش بھی کی, اور یونین کاؤنسل کے تھرو رشیا کو یہ فورس بھی کیا, اس پہ یہ زور بھی ڈالا کہ وہ جلد از جلد اپنی فورسز وہاں سے ہٹائے. فائنلی جنیوا ایکارڈ, یہ جنیوا ایکارڈ سائن ہوئی تھی 1989 میں, جب یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ بائی 15 فیبروری 1989 رشیا اپنی فورسز جو ہے وہ ودرا کر لے گا افغانستان سے. جبکہ رشیا کو ادھر سے زور بھی دیا جا رہا تھا, اور ادھر سے جس طرح افغان ان سے فائٹ بیک کر رہے تھے, جس طرح ان سے لڑ رہے تھے, اس طرح ان کو نظر آ رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر وہاں پہ ٹک نہیں پائیں گے. سو ہینس بیکاز آف جنیوا ایکارڈ یہ جو انویژن ہے یہ ختم ہوئی تھی, اور رشیا نے اپنی فورسز واپس بلا لی تھی. ہاؤ ایور اس کا امپیکٹ, اس کا جو اثر تھا وہ بہت اسٹرانگ آیا پاکستان کی اکانومی کے اوپر بھی, کیونکہ جب ریفیوجیز کو الاؤ کر کے ان کو ہیلپ کی گئی تو پاکستان کی اکانومی پہ فائنینشیل برڈن بڑھ گیا تھا. سو آپ نے اس میں سب کچھ بتانا ہے فرام دا اسٹارٹ, یہ جہاد افغانستان ہے کیا, وین اٹ اسٹارٹیڈ, رشیا نے کب اس کو انویڈ کیا, کتنے سالوں تک کیا, کتنی لڑائی ہوئی, کیسے یہ جہاد تھا, کیسے ریفیوجی کی پرابلم ہوئی. سو یو ہیو ٹو ڈسکس ایوری تھنگ ان ڈیٹیل ٹل دا اینڈ, جب جنیوا ایکارڈ سائن ہو کے رشین فورسز نے اس کو اپنی جو رشیا نے اپنی فورسز جو واپس بلا لی تھی. سو یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا بگننگ اینڈ دین اینڈ ٹل the time when they remove their forces. Second part is the nationalization of the industries. اب nationalization کی کیوں تھی ذوالفقار علی بھٹو نے؟ اس نے اس لیے کی تھی کیونکہ اس وقت there were 22 capitalist families in Pakistan. صرف 22 families کے ہاتھوں میں یا 22 family کے اندر accumulation of wealth تھی, پیسہ اکٹھا تھا. جو major industries تھیں وہ صرف 22 families کے پاس تھیں, اور جو banks تھے وہ بھی یہی own کرتے تھے. So in order to make the wealth flow, اس سلسلے میں کہ جو ملک کا پیسہ ہے وہ ان 22 فیملیز کے ہاتھ سے نکل کے پورے ملک میں ڈسٹریبیوٹ ہو, تو ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائزیشن پروسیس اسٹارٹ کیا. نیشنلائزیشن از اے پروسیس جس میں گورنمنٹ ساری انڈسٹریز اون کر لیتی ہے. سو obviously 10 industries were immediately nationalized in January 1972. اس نیشنلائزیشن کے بعد few days later 11 more units were nationalized. گورنمنٹ نے اور بھی انڈسٹریز خرید لی. فائدہ اس سے یہ ہوا کہ اپرچونیٹیز, امپلائمنٹ کریٹ ہوئی, لیکن ساتھ ساتھ ملک کے جو خرچہ ہے, جو ایکسپینڈیچر ہے, اس پہ جو دباؤ ہے وہ بڑھ گیا, کیونکہ جو انڈسٹریز ملک نے خریدی تھی ان کو چلانے کے لیے ملک کا پیسہ یوز ہونے لگ گیا. پھر اس کے بعد بینکس اینڈ انشورنس کمپنیز میں نیشنلائزڈ. اسٹیٹ لائف کارپوریشن کے انڈر ساری اسمال جو انشورنس کمپنیز ہیں ان کو کمبائن کر کے اس کے انڈر ڈال دیا گیا. سو یو ہیو ٹو ڈسکس کہ اسٹارٹنگ فرام دا پوائنٹ کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے جوائن کیا, کیا حالات تھے, کس طرح 22 فیملی کے ہاتھوں میں ساری ویلتھ تھی. پھر نیشنلائزیشن پروسیس میں انڈسٹریز کا نام بھی دینا ہے کہ کون سی 10 انڈسٹریز تھیں, سیمنٹ تھی, اسٹیل تھی, کیمیکل تھی, وہ سارے نام دے کے دین یو ہیو ٹو ایکسپلین کہ کیسے حالات اس طرح بڑھے کہ فردر یونٹس کو جو ہے وہ نیشنلائز کرنا پڑا. پھر اس کے بعد بینکس اور انشورنس کمپنیز کس طرح نیشنلائز ہوئی اور ان کا امپیکٹ کیا آیا. آپ نے اس کا امپیکٹ بھی ڈسکس کرنا ہے, پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. سو یس, ہیئر آئی اینڈ دا کوسچنز آف دا چیپٹر 6, اور پھر ہم نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں اسٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.